अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर। एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जहाँ भी होंगे और अपनी ज़िंदगी बड़े ही बेहतरीन तरीके से गुजारे होंगे और अपना हाल चाल फीडबैक में हमें बताते रहा करें। कोई अच्छी बात भी लगे तो उसे भी शेयर किया करें। किसी भी चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश महसूस हो तो वो भी हमें बिला झिझक बता दिया करें। मैं एक जगह पढ़ी थी कि परेशान तो हम सभी करते हैं, हौसला अफजाई करना सीखें। तो फिर मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे माशरे में अप्रिशिएट करने का रुझान जो है ना, वो वाकई बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ है। हम लोगों को दाद नहीं देते, इस मामले में भी कंजूसी कर जाते हैं। किसी के अच्छे काम, अच्छी बात पर उनकी हौसला अफजाई किया करें। चंद अल्फाज जो है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन अगला जो बंदा ना, उसके अमल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश वो ज़रूर करेगा कि किसी ने अगर मुझे अप्रिशिएट किया है तो मैं उस अमल को ज़्यादा बेहतर तरीके से अगली दफ़ा कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ उस बंदे के दिल में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त में भी मज़ीद इजाफा हो जाता है। इसलिए ऐप जोई की जगह दिल जोई करना सीखें। सब कुछ बात करते हैं सेहत के हवाले से, तो आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो इंतहाई ही अहम है, क्योंकि ये मसला बड़ी तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है। जी, तो हम बात करने वाले हैं अनीमिया, यानी जिस्म में खून की कमी के हवाले से। ये मसला हामला खवातीन में आम था ही, लेकिन अब ये मसला नौजवान नस्ल में भी तेजी से परवान चढ़ रहा है। एक तहकीक के मुताबिक आपको बताती चलूँ तो पाकिस्तान में 88% हामला खवातीन को खून की कमी का सामना रहता है। जिस्म में खून की कमी कई बीमारियों की वजह बनने के साथ साथ हमल के दौरान कई पेचीदगियों का बाइस भी बनती है। और खून की कमी की बड़ी वजह मुनासिब खुराक का इंटेक ना होना है। खून की कमी की वजह क्या होती है, खुराक की मदद से इस मसले पर काबू कैसे पाया जा सकता है, इस पर बात करने हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ायात हैं मोइना बेग है। मोइना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मोइना, आज हमने एक तो अनीमिया पे बात करनी है, दूसरी हमने ये बात करनी है कि हमारी सेहत बख्श ग़िज़ाएँ क्या होती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सेहत बख्श ग़िज़ाएँ कहा जाता है कि जिनको हम खा पी कर मोटे हो जाएं, और क्या ऑयल और जो फैट है या उनसे बनी हुई ग़िज़ाएँ हैं वो सेहत बख्श होती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो ओवरऑल सेहत बख्श ग़िज़ाएँ। सबसे मसला ये आपने एनीमिया का जिक्र किया, तो हमारी जो कंट्री में मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मेल न्यूट्रिशन में 3 टाइप्स आती हैं। एक तो ये कि आप अंडर वेट हैं, ठीक है, एक ये कि आप ओवर वेट हैं, और थर्ड ये कि आप में कोई एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। जैसे एनीमिया में आप आयरन डेफिशिएंट हैं, इनफ आयरन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसलिए आपके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट है उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रही बिकॉज यू हैव टू लो आयरन। तो ये जो तीनों टाइप्स की मेल न्यूट्रिशन है, ये डाइट की चॉइस पे डिपेंड करती है। यू आर व्हाट यू क्या खाना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए? कौन सी डाइट लें? एक तो ये कि जो सारे फूड को हम जिस तरह से स्प्लिट करते हैं कि वो 3 मैक्रोज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो गया। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स जो सारे हैं उनका हर एज के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मतलब अगर आयरन को ही देख लें तो वो बच्चों में आपको जिस तरह 7 to 10 मिलीग्राम लेनी है, फिर आप बड़े हो रहे हैं तो फीमेल में आपको 15 मिलीग्राम तक लेनी है, मेन में आपको 10 मिलीग्राम तक इंटेक करना है। फिर प्रेगनेंसी है तो वो जंप करके 27 मिलीग्राम पर डे है। तो यूजुअली लोगों को ये नहीं पता होता कि RDA कितना है न्यूट्रिएंट का, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो जितना अगर आप ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो कि पूरा रिसर्च करके एक पॉपुलेशन में बना होता है, अगर वो आप ले रहे हैं तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। जहाँ डेफिशिएंसी होगी किसी भी चीज़ की, वहाँ मेल न्यूट्रिशन होगी। ठीक है, तो जिस तरह आयरन डेफिशिएंसी में भी ये होता है कि आपका वेट गेन, कोई भी चीज़ जब डेफिशिएंट हो रही होती है, इम्बैलेंस है, तो फैट ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन की परसेंट, तो वो पूरा मोटापे का शिकार ये भी हो सकता है। तो फिर हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए कि हमारी आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाए? बिल्कुल। अब आयरन की जो ये भी एक पूरी आयरन की जो है ना, आप कहते हैं कि आयरन के सोर्सेज को 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले मेन 2 में डिवाइड करते हैं कि वो हीम और नॉन हीम आयरन है। तो एनिमल सोर्सेज जो है, एक तो आयरन प्रेजेंट किस में है और फिर बॉडी कितना अपटेक कर रही है, उस बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, दोनों फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं। तो जो एनिमल सोर्स है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो आप मीट लेते हैं, चिकन, पोल्ट्री, फिश, इन सबको, और ऑर्गन मीट में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, टेस्ट प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप वेजिटेबल सोर्सेज, इसको नॉन हीम आयरन कहते हैं, उस पर मूव करते हैं। तो इसमें ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स हैं, पीज हैं, लेंटिल्स आ जाती हैं, रेड बीन्स आ जाती हैं।
इनकी एब्जॉर्प्शन कम है। इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हम विटामिन सी लेते हैं। अच्छा, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इनके साथ कंबाइन करते हैं। फिर थर्ड फैक्टर ये आता है कि आप आयरन ले रहे हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा क्योंकि आप साथ ऐसी कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे टी के टैनिन्स आयरन की एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, कॉफ़ी के पॉलीफिनॉल्स आयरन की एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, फिर चॉकलेट में ऐसे ऑक्सीलेट्स होते हैं या स्पिनच में ऐसे होते हैं जो आयरन की एब्जॉर्प्शन रोक रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ देखना है कि आयरन किस टाइम लेनी है। इवन आप आयरन और कैल्शियम को इकट्ठे नहीं ले सकते क्योंकि वो दे फाइट फॉर एब्जॉर्प्शन। तो आप मिल्क के साथ आयरन की कोई चीज़ लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन उतनी नहीं। तो अभी मोइना हम बात करें अनीमिया के हवाले से कि अनीमिया का ये है कि खून की कमी हो जाती है बिल्कुल आपके जिस्म के अंदर। तो हम कौन कौन सी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से फल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारे बॉडी के अंदर खून बने? सब्जियां तो हम वही इस्तेमाल करेंगे जिनमें आयरन प्रोपोर्शन ज़्यादा हो। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें रेड बीन्स, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, सारी दालें आती हैं, वेजिटेबल्स आती हैं। इसके साथ फ्रूट और टमाटोज वगैरह हम इसलिए लेते हैं कि वो विटामिन सी है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है। तो ये इकट्ठा इसी तरह फ्रूट वेजिटेबल्स का अगर जिस तरह कहते हैं कि बीट रूट एप्पल कंबाइन कर लें, अब स्पिनच एप्पल कंबाइन कि वो एक विटामिन सी है, आयरन है, क्योंकि उस वेजिटेबल सोर्सेज की आयरन इतनी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती तो विटामिन सी उसमें हेल्प आउट करता है। लेकिन कहा जाता है मोइना कि जिनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है डेफिशिएंसी आयरन की, वो फिर इन चीज़ों से परहेज भी करें, ऐसा कुछ है? आयरन की चीज़ें खाने से? अच्छा, नहीं ऐसे नहीं है। या जो जिनको शुगर है या डायबिटिक मरीज हैं उनके लिए क्या है इसमें? यूजुअली काफ़ी सारी जिस तरह कंडीशंस आपस में ओवरलैप करती हैं। एनीमिया और शुगर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये नहीं करते क्योंकि हमें डायबिटीज़ में ज़्यादातर कार्ब्स पे फोकस रखना है, उसका आयरन से इतना लिंक नहीं है। हम प्रोटीन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और वेजिटेबल्स, बस हमें उसमें ये होगा कि रूट वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है तो डायबिटिक्स को उस हिसाब से प्लान आउट कर देते हैं। आयरन के सोर्सेस हमारे पास वाइड हैं, सिर्फ उसको वाइजली चूज करना कि कंबाइन करना है कि हम किस चीज को इनटेक कर रहे हैं, वो हमें क्या ग़िज़ाया दे रही है, सेहत बख्श है कि नहीं है, ये ज्यादा। और दूसरा ये कि मिकदार कितनी ले रहे हैं, ये कितनी जरूरी है? सबसे ज़रूरी है क्योंकि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जो कॉजेज पढ़ते हैं, एक तो इसमें इनएडिक्वेट इनटेक है, ठीक है, एक आपकी इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन है, अगर कोई डिजीज कंडीशन है, आपकी इंटेस्टिनल है, कोई स्टमक इशू है, सीलिएक डिजीज है। थर्डली इंक्रीज्ड रिक्वायरमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब फीमेल की 15 मिलीग्राम पर डे है लेकिन प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम। तो यूजुअली डाइट में इतना ज़्यादा चेंज नहीं करते लोग, इंक्रीज रिक्वायरमेंट मीट अप नहीं हो रही तो वहाँ डेफिशिएंसी हो रही है। हमने देखा है अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है। तो क्या सप्लीमेंट से हम इसको पूरा कर सकते हैं? जब हमारी डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें सप्लीमेंट साथ लेना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि हमने पिछले स्टोर्स को रिप्लेनिश करना है और न्यू प्रोडक्शन भी करनी है। इसलिए यूजुअली ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इतने इनफ स्टोर्स के साथ प्रेगनेंसी में एंटर ही नहीं होते कि वो उसको सस्टेन कर सकें। तो फिर हम ऐसा होता है कि यहाँ पे क्योंकि रेशो ज़्यादा है तो हम आयरन सप्लीमेंट साथ दे रहे होते हैं और साथ साथ डाइट भी इनटेक कर रहे होते हैं। तो मतलब डाइट के साथ साथ आप वो खा सकते हो, रेकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो, लेकिन डाइट भी बहुत जरूरी है। डाइट बहुत, क्योंकि आपने न्यू तो बनाना ही है। न्यू तो बनाना ही है, आपने खून जो आपके खत्म हो गया है उसको आपने बनाना ही है। तो हमें बताइए मोइना कि जो लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, जो सिर्फ दिन में एक ही मील लेते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है और ये खतरनाक है? वो इसमें वही चीज़ आ जाती है कि आप नाश्ता सपोज अब मिस कर रहे हैं और आप एक ही मील ले रहे हैं, आपने खाना खाया, आपने ऊपर से चाय पी है, मतलब 3-4 न्यूट्रिएंट। वो होता क्या है कि आपकी कैल्शियम आयरन भी इकट्ठे ले रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही। फिर ये होता है कि आपके पूरा दिन जो आप जिस तरह नाश्ता स्किप करने के बाद आपको मंचिंग कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, फिर आप किस टाइम ले रहे हैं। जैसे आयरन सप्लीमेंट्स के लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप एम्प्टी स्टमक लें तो वो सबसे अच्छे एब्जॉर्ब अगर होता है तो। अदरवाइज आप उसको मिल्क के साथ कंबाइन ना करें, टी के साथ। तो जब आप एक ही मील लेते हैं आप बहुत सारे फूड्स कंबाइन ले रहे होते हैं तो किसी की भी एब्जॉर्प्शन हिंड्रेंस हो सकती है। तो मुझे बताइए मोइना के अनीमिया की अगर बात की जाए तो वो कौन से एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा होता है? एक तो इसकी प्रेवलेंस चिल्ड्रन में ज़्यादा होने लगी है, उसमें ये रीज़न है कि मिल्क एनीमिया बच्चों में बहुत कॉमन हो गया है। यूजुअली मदर्स को ये होता है कि बच्चों की जैसे वो मतलब ब्रेस्ट फीड छोड़ते हैं तो बस जैसे ही वो काउ मिल्क पे आते हैं तो 3-4 सर्विंग्स मिल्क की दे रही होते हैं क्योंकि बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, एक्सेट्रा, ये थिंग।
तो आयरन का एक तो सोर्सेस कम जा रहे होते हैं, दूसरा बच्चों में मिल्क एनीमिया इसे कहते हैं, कैल्शियम इतना है कि जो आयरन ले भी रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं हो रही। तो एक तो बच्चों में कॉमन है, और प्लस आपकी ग्रोइंग में भी इसकी ग्रोइंग जो फेज होता है उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट बड़ी होती है। तो फिर बच्चों को क्या दूध के साथ साथ क्या ऐसा खिलाना चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएं खिलानी चाहिए? बच्चों को ऐसे ही है कि आप मीट इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि यूजुअली बच्चों का जिस तरह टेस्ट प्रेफरेंसेस बन रही होती हैं, उन्हें वीनिंग के साथ ही मीट इंट्रोड्यूस करा दें, उन्हें फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन देना शुरू करें ताकि उनकी पूरी फूड प्लेट पूरी होती रहे। लेकिन हमने देखा है मुझे यहाँ पे नहीं खिलाया जाता, सिर्फ दूध की तरफ ही उनको बच्चों को दिखेला जाता है कि आपने सिर्फ यही पीना है, ना उनको पता होता है कि आपने सब्जियां, उनको टेस्ट नहीं आता, और बड़े होके वो फिर नहीं खाते, वो खाते ही नहीं। तो ये भी है कि आप बच्चों को 8 to 10 टाइम्स जब एक ही फूड सर्व करते हैं फिर उनका टेस्ट डेवलप होता है। तो ये कब से स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों को खिलाना? वीनिंग तो 6 मंथ से शुरू कर देनी चाहिए, जैसे आप बिल्कुल सॉफ्ट प्योरिड फॉर्म में देना शुरू कर दें। लेकिन जैसे आप ब्रेस्ट फीडिंग पॉज करते हैं तो आप बिल्कुल उनके एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर फूड ग्रुप को एंटर करना शुरू कर दें। सेकेंड प्रेवलेंस प्रेगनेंसी में ज़्यादा है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपका ब्लड वॉल्यूम एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी तकरीबन 50% बड़ा होता है। ठीक है। तो वो क्योंकि ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया है तो उसमें इनफ हीमोग्लोबिन नहीं है, तो जो वुमेन है वो एनीमिया से सफर कर रही है। ऑब्वियसली ये कहते भी हैं कि प्रेगनेंसी में जो भी औरत खाती है, हामला खातून, वो उसके बच्चे पे भी असर होता है। तो फिर क्या खाना चाहिए हामला खातून को? डाइट प्लान कैसा बनाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? एक तो ये कि ज़रूर कंसल्टेशन लेनी चाहिए, क्योंकि वही हो जाता है कि हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे घर में किसी ने गाय के दूध पियो, देसी घी खाओ, वो क्या हो रहा है कि अगर आप अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन ले लें अपने वेट के हिसाब से, तो आपके सारे फूड ग्रुप्स की, जिस तरह मैंने आपको बताया आयरन की डबल रिक्वायरमेंट है, इस तरह कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि बेबी की बोन्स बन रही हैं, जो सारा ट्राइमेस्टर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, सब में एक नई डेवलपमेंट हो रही है। फिर आप कितनी आपको प्रोटीन, हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में अलग है। हमारे पास जो RDA के टेबल्स आते हैं प्रेगनेंसी लैक्टेशन में, हमेशा रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसके लिए आपको हेल्प किसी, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिल लें, अपना प्रॉपर प्लान बनवा लेंगे तो आइडियल है। हम तो खुद ही प्लान बना लेते हैं मोइना, घर में जो भी प्रेग्नेंट खवातीन है उनको 2 बंदों का खाना है, 2 बंदों का खाना है वो अब उनके साथ एक और भी जाना है तो उनको 2 बंदों का खाना है। तो ये ऐसा है, ऐसा खाना चाहिए। ऐसा इस तरह से है कि बहुत खवातीन मोटापे का भी तो शिकार हो जाती हैं। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है कि फर्स्ट 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं बढ़ती। ठीक है, यानी आपने कैलोरीज वही रखनी है, सिर्फ आपने वाइज चॉइसेस करनी है। फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, लेकिन वो 390-400 किलो कैलोरी पर डे। फिर थर्ड में बढ़ती है, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ज्यादा खाना है। exactly. क्योंकि आपने वेट पुट ऑन खाली नहीं करना, आपने वाइजली खाना है। मतलब आप क्या ओमेगा 3 लें, आयरन लें, कैल्शियम लें, ताकि आपके जो इन्फेंट पे असर पड़ रहा है वो हेल्दी बोन्स, ब्लड वॉल्यूम अच्छा, ये सारा कुछ उस तरह से हो सकता है कि आप वाइज चॉइस करें। तो अगेन जिस तरह वो कहते हैं कि वेट लॉस को कंफ्यूज ना करें स्किपिंग मील से, इस तरह प्रेगनेंसी डाइट को कंफ्यूज ना करें डबल ईटिंग से। वाइज ईटिंग जो है वो रिक्वायर है। तो मुझे बताइए मोइना, हमने देखा है कि प्रेग्नेंट खवातीन के लिए डॉक्टर्स फॉलिक एसिड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप ये खाएं। तो ये क्यों अहम है और किन किन ग़िज़ाओं से हम ले सकते हैं ये? ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी से भी होता है, इस तरह B12 और फॉलिक एसिड, इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। वो थोड़ी आगे वेरी करती है कि वो रेड ब्लड सेल्स का साइज कम कर रहे हैं किस तरह से कर, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी रिक्वायर्ड हैं। तो ये प्रेगनेंसी में इस तरह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका फॉलिक एसिड इनसफिशिएंट है तो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो फॉलिक एसिड की, लेकिन हम जैसे हमें 400 माइक्रोग्राम चाहिए, अगर आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की 3 to 4 सर्विंग्स पर डे ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड पूरा हो रहा होता है। लेकिन अनलकीली वो इतनी जो यानी इतनी अवेलेबिलिटी फॉलिक एसिड की वो भी इतने कम लोग ले रहे होते हैं कि फॉलिक एसिड को हमें सप्लीमेंट में ऐड करना पड़ता है। क्यों नहीं ले रहे होते? क्या उनको अवेयरनेस नहीं है या सोर्सेज नहीं है? दोनों ही कह सकते हैं, क्योंकि सोर्सेज में भी काफ़ी तो पॉपुलेशन ऐसी फॉल करती है, ख़ास तौर पे वो जो जिनके पास सोर्सेज भी कम है और बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो वो ऐसा हो रहा होता है कि एक तो हर प्रेगनेंसी आपका एक अच्छा खासा स्टोर डिप्लीट कर रही है आपकी बॉडी को। फिर वो जिस तरह इलिटरेसी है, अब गैप नहीं है बच्चों में, इस तरह से करके
महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, जो एक तबका है हमारा वो नहीं अफोर्ड कर सकता महंगे फल खाना, और जो मौसमी फल हैं वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। मुझे बताइए मोइना, आपके पास भी केसेस आते होंगे, तो वो कौन से केसेस आते हैं? क्या उनके डाइट की कमी की वजह से अनीमिया का शिकार होते हैं, या उनके अंदर बिल्ट इन होती है पैदाइशी अनीमिया का शिकार होते हैं इस बीमारी का? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने इसलिए की है क्योंकि तीनों टाइप्स, एक तो ये कि क्योंकि आप देखें कि वो मैटरनल वेट कम है और मैटरनल हीमोग्लोबिन कम है, तो उनका जो बच्चा है वो भी एनीमिक इतनी जल्दी हो जाता है लाइफ में कि वो भी आपका पेशेंट है। सेकेंडली ये कि बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, अपनी खुद ही से प्लानिंग की हुई है डाइट की, तो वो ये होता है समटाइम्स कि रिसोर्सेस भी अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। सेकंड काइंड ये है। और ये जो इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, ये तो चलता ही आ रहा है क्लास में कि मदर एनीमिक है, फिर बच्चा बहुत जल्दी एज में एनीमिक हो जाता है, ये साइकिल चलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैटरनल न्यूट्रिशन पूरी डिपेंड करती है कि हम कहते हैं कि जो बच्चे की लाइफ है उसमें फर्स्ट 1000 डेज इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट 1000 डेज आपके प्रेगनेंसी के फर्स्ट डे से शुरू हो जाते हैं। तो मुझे बताइए मोइना कि जब ये प्रेगनेंसी के दौरान मसालेदार जो खाने खाए जाते हैं, ऑयली खाने खाए जाते हैं, ये कितने ख़तरनाक हैं उस खातून के लिए भी और उसके बच्चे के लिए भी? कोई पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं? एक तो ये कि बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स वैसे ही आपकी जीआई डिस्टर्बेंसेस कर देते हैं। पहले आप हार्ट बर्न हो रहा है, जीआई इश्यूज हो रहे हैं, नोजिया हो रहा है, तो वो आपके एपेटाइट को ख़राब करते हैं। पहले अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी होगी, आपकी एपेटाइट ख़राब है, अगर आपकी एपेटाइट ख़राब है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे। तो मेनली मोर और लेस सारी चॉइसेस का यही होता है कि आप अपनी डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं पा रहे। तो मुझे बताइए कि अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन के बारे में पूछा जाए तो आपको पता है यहाँ पे कॉफ़ी, चाय और ये बहुत ज़्यादा शौकीन हैं यहाँ पर लोग, तो उनको कितना कैफीन इंटेक करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ड्यूरेशन इसकी? ऐसा है कि कैफीन इंटेक जैसे जैसे निकोटीन जैसे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हो जाती हैं, तो कैफीन भी लिमिट करते हैं। प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते लेकिन लिमिट कर देते हैं, 2 कप्स पर डे। और वो भी यूजुअली ऐसा करते हैं कि आयरन के सप्लीमेंट के साथ चाय ना लें। अच्छा। यानी आपने मीट खाया, मीटी मील खाया, तो चाय और उसमें कोई 40 मिनट्स का डिफरेंस डाल लें, अदरवाइज ले सकते हैं 2 कप्स पर डे। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है मोइना कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो सेहत बख्श ग़िज़ा कही जाए उसकी तारीफ ये है कि अगर आप खाना खा रहे हो जिससे आप मोटे हो रहे हो, इसका मतलब है कि आज आप बड़ी अच्छी डाइट ले रहे हो, तो ये कितना खतरनाक है। और हम मोटापे का भी तो शिकार हो जाते हैं इसकी वजह से। यही सबसे खतरनाक है। क्योंकि यूजुअली आपके पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि असल में मेरे 3 बच्चे हैं, तब से मैंने वेट पुट ऑन कर लिया। ऐसा नहीं है, आपको जो है वो प्रेगनेंसी में बिल्कुल 500-600 कैलोरीज एडिशनल लेनी पड़ती हैं पर डे बेसिस पे। तो आप अगर वाइज चॉइसेस ही नहीं कर रहे और वो चीज़ें आपको सिर्फ फैट दे रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि फैट भी इंक्रीज हो रहा है और आप में आयरन कैल्शियम ये कम भी हो रहे हैं, तो ये बड़ा बुरा इम्बैलेंस बन जाता है आपका। तो कितना तकरीबन वेट पुट ऑन कर लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो तो सेफ वेट है वो भी एक तो आपके BMI पे डिपेंड करता है कि अगर आप पहले ही नॉर्मल वेट में फॉल कर रहे हैं तो आपका 7-8 kg इंक्रीज हो भी जाए एट द एंड, जो आप बाद में शेड ऑफ, फिर बाद में भी उससे होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराना शुरू करते हैं तो आपका फैट नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन इतना नहीं जो एडिशनल है, जो ऊपर 8-10-11 kgs आपने हो गए हैं, वो आपका शेड हो जाता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। तो क्या हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं इसके दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ये है कि वेरी करती है। योगा तो बहुत क्योंकि यहाँ पे रिवाज नहीं है मोइना, हमने देखा है। हमारे आसपास जितनी भी औरतें हैं या हम अपने घर में ही औरतों की बात कर ली जाए तो वो नहीं करती, वो कहते हैं जी अब मेरा रेस्ट वाला मोड चल रहा है, मैं अब रेस्ट पे हूँ, सिर्फ खाऊंगी और रेस्ट करूंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज्यादा एक्टिव रह सके उतना अच्छा है, जितना आप, क्योंकि करते क्यों है, क्योंकि आयरन की इतनी कमी हुई है, जब आपकी ऑक्सीजन ऑर्गन्स में नहीं जा रही है और वो प्रॉपर वर्क नहीं करे, लाइट हेडेडनेस है, डिजीनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, फिर वो आप बेड रेस्ट करना शुरू करें। अगर आप हेल्दियर इंटेक करते हैं और साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर रखते हैं तो ये तो बेस्ट है। और दूसरा मोइना हमने देखा है कि पोस्ट प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो उसमें खवातीन अपना वेट लूज करने के लिए क्रैश डाइट चले जाती हैं, वो उनको कितना ज्यादा बाद में
खतरनाक उनके लिए साबित होता है, उनकी सेहत के लिए साबित होता है? वो अगेन क्रैश डाइट से मैंने आपसे कहा कि वेट लॉस को भी कभी भी स्किपिंग मील से मिक्स नहीं करना चाहिए। वेट लॉस को भी हेल्दीली करना चाहिए। तो ये है कि पहले तो पोस्ट बर्थ 40 डेज जो पर प्यूरम डेज होते हैं उनमें तो ये रिक्वायरमेंट बड़ी होती है ऑलरेडी, आपको एडिशनल कैलोरीज लेनी होती है। देन अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो लैक्टेशन के हिसाब से पूरे RDS न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट होते हैं। तो फिर ये है कि आप किसी को कंसल्ट करें और अपनी डाइट इस तरह से मैनेज करवाएं। अगर आपने वेट पुट ऑन कर भी लिया और आपने किसी की हेल्प नहीं ली प्रेगनेंसी में, आप बाद में इस तरह से करें कि वाइज चॉइसेस शुरू कर दें और ब्रेस्ट फीड करवाएं बच्चे को, और वो सारा उस तरह से देखें कि न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं लेकिन आप एडिशनल फैट कार्ब्स वगैरह नहीं ले रहे। फिर ये है कि अगर आप 2 इयर्स पूरे करते हैं और उसके बाद वो वैसे ही अगर आप वाइज चॉइसेस करते हैं आप मेंटेन कर लेते हैं। क्रैश डाइट बहुत डेंजरस है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस तरह प्रेगनेंसी आपके बच्चे को इफेक्ट डाली है इस तरह लैक्टेशन में भी बच्चा पूरा आपके न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंडेंट है। तो वो हेल्दी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क और आपकी मेंटेनेंस, आपका हेयर लॉस, स्किन, ये सब कुछ क्योंकि आपके स्टोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, उसके लिए अच्छा यही है कि आप वाइज चॉइसेस लें डाइट में और प्रॉपर हेल्प के थ्रू वेट लॉस करें। कोई क्रैश डाइट दूसरा मोइना हमने देखा है कि डिटॉक्स वाटर भी बहुत ज्यादा यूज होता है और ये यूज करना चाहिए। डिटॉक्स वाटर में कोई वेट लूज होता है इससे क्या? नहीं, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। अच्छा, तो हम ये डाइट में इसलिए ऐड करते हैं कि अदरवाइज अगर आप बहुत लो कैलोरीज पे आ जाते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है। अगर आप इसको तेज रखते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटॉक्स, कॉफी, ग्रीन टी, तो फिर क्या होता है कि जब आप स्लो थोड़ा ऊपर नीचे कैलोरीज लेते भी हैं तो मेटाबॉलिज्म इतना स्लो नहीं होता कि रीबाउंड हो वेट का, इसलिए बस ऐड करते हैं डिटॉक्स। ठीक है, मोइना के साथ हमारा ये बड़ा अच्छा सेगमेंट रहा है और हमें बता रही थी वो अनीमिया के हवाले से और खून की कमी किस तरह पूरी की जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मोइना बेग, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई हैं और हमें आपने वक्त दिया और बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स दी हैं कि आप घर रहकर सब्जियों के साथ, फलों के साथ और मीट खाकर ये अपनी डेफिशिएंसी जो है आयरन की वो किस तरह पूरी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सी बातें करनी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही मौजूद रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया होगा, तो मैं उनको बताती चलूं, बाकी भी लोग जो हैं वो हमें देख रहे हैं उनको भी बताती चलूं कि एक मशहूर मकूला है कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं और बोलने के बाद इंसान अपने ही अल्फाज का गुलाम हो जाता है। लेकिन हमारे मुआशरे का मसला ये है कि हम अल्फाज का चुनाव करते वक्त एहतियात नहीं बरतते, जिसकी वजह से हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर कीमती रिश्ते अपने जो होते हैं ना वो खो देते हैं। छोटी छोटी बातों की वजह से हम तल्ख हो जाते हैं, हमारे समाजी रवैयों में सख्ती बढ़ती जाती है, जिसकी एक बड़ी वजह हमें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाती है। कोरोना वायरस की वजह से डिप्रेशन और जहनी दबाव के केसेस में कई गुना इजाफा हो चुका है। हर 4 में से 3 पाकिस्तानी स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। रवैयों में तलखी कैसे कम की जा सकती है, समाजी रवैयों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम आसिम हैं जो बिहेवियर काउंसलर हैं। मरियम, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आपका मदद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए। मरियम, देखा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है वो एक हमारे जिस्म का एक निहायत अहम हिस्सा है जो अमूमन हमें कंट्रोल करता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो हमें कंट्रोल ना करे, हम उसको कंट्रोल करें और पॉजिटिव अंदाज में उसको कंट्रोल करें? जी, ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं ये कहूँगी मुनीबा कि मैंने बिहेवियर को ऑटिज्म की इंतहाई हसास आंख से देखा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं कि वो एक मुस्बत रवैया इख्तियार करे और हम ब्रेन हमारे कंट्रोल में, हम उसको अपने कंट्रोल में लेकर आ सकें। किस तरह? इस क्या तरीके ऐसे से हम सोच सकते देखिए, इससे हम फौरन हैं? एविडेंस बेस्ड चीज़ की तरफ जाते हैं। अगर हम बिहेवियर बनाने की जहाँ पर बात करते हैं तो बिहेवियर फॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और हम हमेशा इस पहलू को नज़र में रखते हुए कि हम मुस्बत तरीके की तरफ चलें, इसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों को बताई जाती हैं। और सबसे पहले इसमें ये समझना ज़रूरी है
CBT के तहत कि हमारा हर फेल कहाँ से शुरू होगा, हमारी सोच से। ठीक है। तो अगर हम सोच मुस्बत रखें तो लोगों को ये प्रैक्टिस सिखाई जाती है कि वो कैसे मुस्बत सोचें ताकि उनकी सोच उनको एक मुस्बत अमल की तरफ लेकर के जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं मरियम कि हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों पर हम तल्ख हो जाते हैं, अब परेशान हो जाते हैं। तो हम किस तरह इस सारे सिचुएशन में खुद की सोच को मस्बत अंदाज में रख सकते हैं या पॉजिटिव सोच सकते हैं? जी, पॉजिटिव सोचने के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल ज़रूरी है। देखें, जितना आपका लाइफस्टाइल ऑथेंटिक होगा, ऑर्गेनिक होगा, आपके लिए बहुत आसान है कि आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और जैसे कि आपने कहा, परेशानी से दूर रहें। आमतौर पे ये देखा गया है कि जो लोग किसी भी तरह से बनावटी रवैयों का शिकार हैं, उनके लिए परेशानी के लिए वो ज़्यादा प्रोन हैं, दे आर मोर ससेप्टेबल कि वो वरी की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर आप अपना तर्ज ज़िंदगी बिल्कुल वो रखेंगे जो कि है, जिस तरह के कहा जाता है कि जो दिल में वही ज़बान पे, अगर आप ये चीज़ अपनाएं तो आपको किसी बनावट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आप परेशानी से दूर रहेंगे। और जब आप परेशानी का शिकार होते हैं तो आपको अपनी सोच को मुस्बत रवैये की तरफ डायरेक्ट करना आसान होगा। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ऑथेंटिक है, लाइफस्टाइल ऑथेंटिक किस तरह? लाइफस्टाइल ऑथेंटिक से मुराद ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, अपनी लाइफस्टाइल को एक ट्रैक पर लेके जाना या उसको समझना। हाँ, देखिए, अभी आपने जिस तरह स्ट्रेस की बात की, कोविड ने तो अच्छों को सिखा दिया कि स्ट्रेस क्या है। हम में से कितने लोग हैं जिनके माली नुकसान तो हुआ, मतलब लोग नौकरी से हाथ धो बैठे, या जानी नुकसान, उसका तो कोई दावा है ही नहीं। लेकिन आप देखें कि कई मर्तबा हम बिला वजह भी स्ट्रेस लेते हैं। बिल्कुल ऐसे तो है। अगर आप ब्रांड की दौड़ में भागना शुरू कर जाएं तो फिर इसका मतलब है कि आप बिला वजह स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं। यू नीड टू री इवेल्युएट द सिचुएशन। जाहिर है कि जेन्युइन स्ट्रेस से तो डील करना ही पड़ता है, उसके लिए डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो उसका रुख दिखाया जाता है। आमतौर पे लोग खुद ही ये काम अंजाम करते हैं, लेकिन अब ये स्टिग्मा कुछ हटता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ तवज्जो दी जाती है। और मरियम, एक हमारा ये भी मसला है कि हम दूसरों के साथ कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि इसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं है, उसके पास अगर बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। ऐसा है जी, इसी को ऑथेंटिक लाइफस्टाइल से दूरी कहते हैं। देखिए, अगर आप ऐसी सोच में पड़ जाएं और तो रात तो ये काम नहीं हो सकता और आप स्ट्रेस की जानिब चले जाएंगे। इसके बरक्स अगर आप काउंट योर ब्लेसिंग्स की पॉलिसी के ऊपर चलेंगे, जो मौजूदा हालात हैं उनमें आप अपनी तरफ से बेहतरीन करें, अच्छे की उम्मीद रखें, तो यकीनन आप एक मुस्बत रविश अपना सकते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं मरियम कि अगर हमारा दिन का आगाज अगर किसी अच्छी खबर से नहीं होता या किसी अच्छी चीज़ से नहीं होता, तो हमें यही लगता है कि हमारा पूरा दिन जो है ना वो खराब ही गुजरेगा या वो अच्छा नहीं गुजरेगा। तो हमें ये सोच जो है किस तरह तब्दील करनी है, किस तरह अपना तर्ज अमल जो है उसको हम सही कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं मनफी सोचों से? जी, इस तर्ज अमल का ताल्लुक आप देखिए कि मुकम्मल तौर पे आपका अपने अंदर फेथ से है। एक मिसाल है कि जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे मुनीबा के शो पे अब सब मेरे से गड़बड़ हो जाए और मतलब कि टोटल इट एंड्स अप इन अ डिजास्टर, तो इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि इन हाफ एन आवर आई हैव टू वॉक स्ट्रेट टू माय ऑफिस। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनको मुख्तलिफ तौर पर ही डील करना है। ये यूजुअली उन लोगों में ये ट्रेट पाई जाती है जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं कि वो एक से दूसरे वाक़े को कनेक्ट करते जाते हैं कि अगर सुबह कुछ बुरा हुआ है तो यकीनी बात है कि अब सारा दिन ही ऐसा गुजरेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वंस अगेन बहुत रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए अगर एक चीज गलत हो भी जाती है तो आपको अपने आप को यहाँ देखें, यहाँ पे तो किसी के आगे से काली बिल्ली गुजर जाती है तो वो भी लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं अब हमारे साथ क्या होने वाला है, पूरा दिन ही खराब गुजरेगा। जी, ये प्री कंसीव नोशंस हैं, आइडियाज हैं, कमजोरी है इंसान की, ईमान की, और हर तरह से आप अपने आप को जब ये महसूस करें कि मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता तो आप फिर मुख्तलिफ चीज़ों को इल्ज़ाम देने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर फेथ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक काम अगर गलत हुआ तो उसके बाद मुस्तकिल ही ऐसा ही होता जाए। तो आपके पास आते होंगे, आप बिहेवियर काउंसलर हैं तो जी मैं स्कूल में बिहेवियर काउंसलर हूँ। हम हर वक्त हर डिफरेंट एज ग्रुप से डील करते हैं। इस चीज़ का यूजुअली बहुत अहम कोई बैकग्राउंड होता है। देखें, अगर कोई वैसे ही किसी डिप्रेशन में मुब्तला है तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो कसूरवार दिन को करार देना शुरू कर दें या कुछ इस तरह से।
और लेकिन कुछ ये भी कह सकते हैं कि इनबिल्ट भी होता है, पैदाइशी भी हाँ, डिप्रेशन जी के जी, शिकार होते प्रीकंसीव्ड हैं नोशंस, प्रीकंसीव्ड आइडियाज, मैंने उसी को कहा, इन बिल्ड से भी ज्यादा उसका ताल्लुक भी हालात से होता है। कहीं से आप कह सकते हैं जेनेटिक्स में ये भी, लेकिन ज्यादा ताल्लुक हालात का होता है। देखें इस वक्त कोविड की वजह से लोग वैसे ही इतने परेशान हैं, एक छोटे बच्चे से लेके वो बहुत वो आज व्हाट्सएप पे चल रहा है एक अदद कि जो छोटे बच्चे जो इस दौर में पैदा हुए हैं वो बगैर देखे हर चीज को वो मास्क के तौर पे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं। तो हालात का इसमें बहुत अमल क्या बच्चे भी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं? इस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? जी, आपको हैरत होगी जी, बच्चे हर उम्र के बच्चे 3 साल की उम्र से लेके और जिस तरह 18-19 साल के बच्चों तक से हम डील करते हैं, बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस 3 साल के बच्चे की उम्र में क्या उसको स्ट्रेस होगा? देखें जब भी हम 3 साल के उम्र के बच्चे की बात करेंगे तो राइट वे आप उसको बैकग्राउंड से रिलेट करेंगे, मतलब कि वी आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ आर ब्रॉट अप, ठीक है, और बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। तो ऑफ कोर्स अगर एक बच्चा एक नॉट ओनली फाइनेंशियल भी ऑफ कोर्स मैटर करते हैं, फाइनेंशियली और इमोशनली स्टेबल घर से बिलोंग करता है तो उसके लिए स्कूल में आना, हर किस्म की ट्रांजिशन से गुजरना और एडजस्ट करना एक नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर एक ट्रबल्ड बैकग्राउंड से जहाँ पर कोई बच्चा आएगा तो उसको यकीनन स्ट्रेस होगा और इस किस्म के और भी स्ट्रेस भी होगा, दूसरा उसका रवैया भी जी बाकी लोगों से अलग होगा। हाँ, ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल, उस पे तलखी बहुत ज्यादा होगी जी, वो बहुत ज्यादा वायलेंट होगा जी। इन तमाम चीजों का ताल्लुक जो वो चीज सफर पहले से करता आ रहा है उससे है। फिर इन चीजों पे काम किया जाता है कि कैसे बच्चों को सुकून की तरफ लेकर जाया जाए और कोपिंग मैकेनिज्म्स उनको सिखाए जाते हैं कि कैसे वो डील करें सिचुएशन से। मुझे बताइए मरीम, बच्चे ज़्यादातर किस चीज़ से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं? क्या वो एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे बाहर, या फिर तालीम के मैदान से, पढ़ाई की वजह से, या फिर वो जो अपने घर में अपने माँ बाप का रवैया देखते हैं, उनमें तलखी देखते हैं, या आसपास का जो रवैया देखते हैं उस वजह से वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने अपने सवाल में ही तकरीबन जवाब भी दे दिया। ये तमाम फैक्टर्स जो आपने बयान किए हैं ये तमाम तर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आप छोटा बच्चा हो या जिस एज का भी, ये बहुत मैटर करता है कि वो किस चीज़ से ज़िंदगी में गुजर रहा है। हालात जो इर्द गिर्द के हालात होते हैं घर के, लेकिन मेरा ताल्लुक कम से कम 20 साल मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया, लाहौर के मुख्तलिफ स्कूल्स में। एकेडमिक प्रेशर देखिए, ये जो कहा जाता है कि द टीचर कैन मेक द चाइल्ड और ब्रेक द चाइल्ड, इसीलिए बहुत हद तक तमाम तर एजुकेशन हमारे सिस्टम में मैं ये कहूँगी कि वी आर टेस्टिंग बेस्ड, ठीक है। जितना भी हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग, एक्टिविटी लर्निंग, उस पर बहुत काम हुआ है, मज़ीद भी हो रहा है और अच्छे स्कूल्स में ये बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जब हम एकेडमिक प्रेशर की बात करते हैं तो बच्चे बहुत सफ़र करते हैं। बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे हमें आके कहते हैं कि अगर हम अच्छे से अच्छा भी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें वो अप्रिसिएशन नहीं मिलती जिसकी हम हकदार हैं। और ये बात इसलिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो बहुत एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो ही दुनिया में भी कामयाब हो। इसमें सबसे ज़रूरी अमर यह है कि बच्चों को हम हमेशा यही कहते हैं कि उनको कंसिस्टेंट होना चाहिए। ए लेना हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने तमाम तर काम मुकम्मल करना और अपनी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा हमने मरीम में भी देखा है कि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं, अपने घर वालों को देखकर बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो अगर उनका ही रवैया इस तरह का होगा जो बच्चे देख रहे हैं तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, उनको किस तरह का रवैया इख्तियार करना चाहिए? इसमें सबसे जो पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो कम्युनिकेशन है। ठीक है। मोस्टली आप देखेंगे इस दौर में बच्चे अपनी जगह पर वो ये महसूस करते हैं कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और जब माँ बाप से गुफ्तगू की जाए तो वो भी यही बात कहते हैं कि देखें जी इससे हमारा कनेक्शन नहीं बनता। इसकी बहुत अहम वजह ये है कि वक्त का साथ ना स्पेंड करना। आप लेकिन अब तो वक्त ही वक्त है, कोरोना की वजह से वक्त है, लेकिन फिर भी वही चीजें हैं, वही स्ट्रेस लेवल है बच्चों में भी और बड़ों में भी। अब कोरोना ने उस तरह से तो स्ट्रेस लेवल में इजाफा कर दिया कि एक पेंडेमिक की सूरत हाल की वजह से, लेकिन जहाँ तक आपस में वक्त स्पेंड करने का ताल्लुक है तो बहुत मुद्दत बाद मैं कहूँगी
कि लूडो, मोनोपोली, स्क्रैबल ये चीज़ें फिर से घरों की जीनत बनी, क्योंकि डिवाइस की मौजूदगी की वजह से तो ये तमाम चीज़ें जा ही चुकी थी। आप एक महफिल में बैठ के देखते हैं, हर कोई अपनी अपनी डिवाइस पर है। और ये अगर पेंडेमिक की ही बात की जाए तो घर में अगर सब लोग हैं भी तो वो अपने अपने डिवाइसेस पे लगे हुए हैं जी, वो एक दूसरे को वक्त दे ही नहीं पा रहे, कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, इसका यही मतलब है कि मौजूद होते हुए भी गैर मौजूदगी है। तो जो मैं ऑथेंटिक लाइफस्टाइल की बात कर रही थी, तो अब लोगों ने, जहाँ पर जाहिर है कि इसका बहुत ताल्लुक शऊर से है और जितनी आप जिस चीज़ को अहमियत दें, तो लोगों ने इस बात को महसूस करना शुरू किया है। अब कहीं ना कहीं जो ये चाहते हैं कि वो डिवाइस को कम करके, या जैसे कि मसरूफियात में कमी है तो वो ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ स्पेंड करें और कम्युनिकेट करें ताकि वो उनसे कनेक्टेड रहें। ठीक है, मुझे मरीम ये बताइए, एक हमारे में ये भी बहुत फ्लॉ है कि हमारे अंदर खुद एतमादी नहीं है, खास तौर पर बच्चों की अगर बात की जाए तो उनमें किस तरह हम उनको खुद एतमादी हासिल कर सकते हैं, उनको दिला सकते हैं? जी, खुद एतमादी की वंस अगेन जैसे ही हम इस एलिमेंट के बारे में सोचें तो ऑटोमेटिकली यू विल बी कनेक्टिंग टू द बैकग्राउंड। ठीक है, कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है से मुराद ये कि कहीं उसके इर्द गिर्द में कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं जो खुद एतमादी की तरफ उसको नहीं जाने दे रहे। तो वो फैक्टर्स हम एज काउंसलर्स आइडेंटिफाई करते हैं और इंडिविजुअली फिर उन तमाम फैक्टर्स पे काम करते हैं, और इन बच्चे को या बड़े को भी, बहुत लेटर एज में भी लोग इस शिकायत से आते हैं कि उनको खुद एतमादी की कमी है और वो जैसा परफॉर्म करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो नहीं कर सके, तो फिर उनको बहुत आराम से उन फैक्टर्स पे काम करने में मदद दी जाती है। और सबसे ज़्यादा मदद मेरे ख्याल से वालिदैन या फिर घर वाले ही दे सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि बच्चा आपका शाय है तो आप ये सिर्फ उसको कहते हो अच्छा ये शाय है, ये तो नहीं कर पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा, तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए उसके साथ, या उसको इतना एतमाद देना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते, क्योंकि वो शायनेस तो फिर उसकी सारी जिंदगी चलेगी साथ। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और शायनेस नहीं, इसके साथ और भी बहुत सी, फिर वो बड़ा होके जब वो बड़ा होगा, एडल्ट होगा, वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा वो क्या चाह रहा है। बिल्कुल, देखिए, फुल सपोर्ट, दैट्स द जॉब ऑफ द पेरेंट एंड अ टीचर एंड अ काउंसलर। जिस सेटिंग में भी हम मौजूद हैं, हर किसी को फुल सपोर्ट मुहैया करना। ठीक है, हर एक का लेवल जरूरी नहीं कि एक ही हो, इसीलिए हम ये नहीं समझ सकते जब तक कि बहुत गौर ना किया जाए कि क्या वजह है कि कोई इंसान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो वो तमाम एलिमेंट्स वर्कआउट किए जाते हैं कि क्या वजूहात हैं, और फिर फुल सपोर्ट मुहैया की जाती है। और अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट से कोई भी चीज़ जो है वो अमल में लाई जा सकती है। बिल्कुल। और हमारे तालीमी इदारे कितने इसमें जिम्मेदार हैं और उनको क्या क्या करना चाहिए अभी तक? जैसे तो तालीमी इदारे देखें, जब हम अब राइट अवे ऑनलाइन हम बात करते हैं कि सिस्टम ऑनलाइन पर आ गया, तालीमी इदारों ने, हम बहुत जगह पे देखते हैं कि अपनी तरफ से भरपूर किरदार अदा किया। ये कोई आसान काम नहीं है कि आप हाइब्रिड सिस्टम मुकम्मल तौर पे डेवलप करें। मरियम के तालीमी इदारों की बात की जाए, वहाँ पर काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है। अगर बच्चे को कोई भी बिहेवियर या कुछ भी करवाना पड़ता है, काउंसलर के पास जाना पड़ता है, तो यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल लेवल या कोई भी लेवल पे तालीम के नहीं है ये चीज़। जी, अभी ये चीज़ इब्तदाई स्टेज के ऊपर है। मैं एक स्कूल में ही बिहेवियर काउंसलर हूँ एक सेटअप के साथ, लेकिन आप ये देखें कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बिहेवियर काउंसलर का स्कूल में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले अगर मिसाल के तौर पर एक टीचर एक चीज़ आइडेंटिफाई करता है और उसका बिहेवियर काउंसलर से कनेक्ट करें, तो बहुत मरतबा हम देखते हैं कि बिहेवियर काउंसलर बच्चे की इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है, जो काउंसलिंग की बेसिस है। जब जिस तरह हम कहा जाता है कि हीलिंग बिगिंस व्हेन यू आर बीइंग हर्ड, तो जिस वक्त ही आपकी बात आप किसी के गोश गुजार कर दें, आपको बहुत मतलब सुकून महसूस मिलता है और फिर आप ये सोचने के काबिल हो सकते हैं कि मैं ऐसा कौन सा मुस्बत रवैया अपनाऊं कि मैं आगे की तरफ जाऊं और मनफी रुझानात से निजात पा सकूं। दूसरा ये भी मरीम, आजकल हमारे में गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हम छोटी हमने लास्ट टाइम भी बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं कि गुस्से की वजह से इवन के यहाँ पर एक दूसरे को कत्ल भी कर दिया जाता है, मार भी दिया जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है। ये किस तरह रवैया हमारा इस साइड पर जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस साइड पर जा रही है? जी, ये देखें जी, इस वक्त जितना प्लीज कल्चर हम कहेंगे या मॉरल करप्शन है, इस सब की वजह फिर वही है कि लाइफस्टाइल ऑथेंटिक नहीं है। अगर आपके दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है,
प्रिटेंड आप कुछ और कर रहे हैं, हासिल आप कुछ और करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जिस गुस्से का शिकार होंगे वो तो फिर नजर आ ही जाएगा। ठीक है, गुस्से की सूरत हाल में एंगर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका माइंडफुलनेस की तरफ जिस तरह के लोगों को लेकर के जाते हैं कि कैसे उन्होंने सर्टन सिचुएशन में एक्ट करना है, गुस्से पे वो लोग बहुत अच्छा काबू पा सकते हैं, जो कि गालिबन काफ़ी कम है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो लोग बेहतर काबू पा सकते हैं जो सिचुएशन बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकें। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये जागो पाकिस्तान का कप, हाँ जागो लाहौर का कप मेरे इस वक्त आप एक मिसाल लें कि कपड़ों पे गिर जाए तो यकीनन मुझे बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे अपनी सोच को रीडायरेक्ट करना है कि मैं मुनीबा से कहूँ कि मुनीबा यू गेट इट फिक्स्ड एंड देन वी नीड टू डू इट द होल शो अगेन बिकॉज वी नीड टू बी ऑन एयर। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से इसका ताल्लुक है कि आपने कैसे लेवल भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, पेशेंस लेवल भी और सोच रीडायरेक्ट करने की ताकत जो कि डेवलप की जा सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम आसिम हमारे साथ मौजूद थी, बिहेवियर काउंसलर थी और हमें बता रही थी कि हम किस तरह अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप ये चीज़ें चलती रहती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है और हम इसके साथ जूझते रहते हैं, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, ज़िंदगी नहीं बना लेनी। और अपने दिमाग को हमने कंट्रोल करना है, दिमाग को कंट्रोल नहीं करने देना हमें। तो जनाब ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मरियम ने हमारे साथ शेयर की है कि आप किस तरह खुद को काबू पा सकते हैं, अपने स्ट्रेस पर काबू पा सकते हैं और ख़ुद को ठीक कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को ठीक कर सकते हैं। तो इन्हीं पर आप तवज्जो दीजिए। जनाब स्ट्रेस बढ़ाना नहीं है, हम वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब अल्लामा इकबाल ने एक मर्तबा कहा था और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमर। जी जनाब, ऐसे नौजवान हकीकत में भी पाए जाते हैं जो सितारों पर कमर डालने की लगन और जुस्तजू में लगे रहते हैं। खला में सफर करना और कायनात को एक्सप्लोर करना जिनका पैशन बन जाता है। वैसे भी इंसानों और जानवरों में जो चीज एक तफरीक पैदा करती है वो इंसान के अंदर इस कायनात के राजों से पर्दा उठाने के जुस्तजू और तजस्सुस है। आज हमने अपने प्रोग्राम में भी एक ऐसे ही मेहमान को मदऊ कर रखा है जो है तो मेडिकल स्टूडेंट, लेकिन खला, कहकशाओं और सितारों की दुनिया को एक्सप्लोर करना उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। ना सिर्फ खुद इस पर काम कर रही हैं बल्कि इससे मुतालिक आगाही भी फराहम करती हैं। जी तो हमारे साथ मौजूद है यमुना मजीद है जो मेडिकल की तालिबा होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट भी है। खला से मुतालिक तहकीक का शौक कब पैदा हुआ, खला से मुतालिक चंद गलतुलाम तसव्वुरात क्या हैं, ये सफर कैसे उन्होंने शुरू किया, ये सब उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। यमुना, वेलकम टू जागो लाहौर, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुड, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना, हमने देखा कि जब हम बचपन में अगर हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या बनना है तो हम कहते हैं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या और ऐसी फील्ड्स जो है हम लोग बताते हैं। लेकिन आपको स्पेस में किस तरह दिलचस्पी हुई और कब से आपको लगा और ये जो शौक था कब पैदा हुआ कि मैंने स्पेस के बारे में जानना है और ये सब कर रहा है? मेरे बचपन में कोई भी ऐसा एक खास पॉइंट नहीं है जहां मैं कहूँ कि मुझे तब से शौक शुरू हुआ था। मुझे बस बचपन से ही शौक था, देयर वाज सम क्यूरियोसिटी विद इन मी कि मुझे अर्थ को बाहर से देखना है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट टू सी कि बाहर से अर्थ कैसी लगती है और अर्थ की दूसरी तरफ क्या क्या चीजें हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट या वाकया यमुना हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जो स्पेस के बारे में आपको जानने के लिए इंस्पिरेशन आपका बना कि इस चीज के बाद अच्छा मुझे ये जानना है स्पेस के बारे में? नहीं, आई थिंक जब कभी कभी अखबारों में कोई खबर आती थी या टीवी पे बहुत रेयरली कोई ऐसी स्पेस रिलेटेड चीज डिस्कस की जाती थी तो फिर मुझे फील होता था कि यस आई वांट टू नो मोर। उसके अलावा पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी स्पार्को, इनका जो लाहौर हेडक्वार्टर है दैट इज नियर माय होम, तो अक्सर उसके सामने से गुजरना होता था तो पता होता था कि अच्छा दिस इज अ प्लेस जहां से आसमान के पार देखा जाता है। तो वो भी एक पॉइंट था। तो यमुना हमें बताइए ये जो आपने सफर शुरू किया हुआ है ये किस तरह शुरू हुआ और कितने साल हो गए हैं इस
सफर को करते हुए? जब मैंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ in BS Honors Medical Lab Technology, but I always wanted to change this fact in Pakistan कि हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैंने 18 साल की उम्र से स्पेस अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की और अब मुझे 5 साल हो गए हैं करते हुए। It was just a space awareness campaign which has been turned into a registered organization that is Exploration by Yumna. और ये पाकिस्तान में काफी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोकल चैप्टर के तौर पे काम कर रही है। तो देखा जाए तो यमुना, पाकिस्तान में खलाई तहकीक पर इतना काम नहीं किया जाता और लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है, इसके बारे में दिलचस्पी भी नहीं रखते। लेकिन जब आपने बताया कि मैं इस पर काम करना चाहती हूँ या खलाई तहकीक पर काम करना चाहती हूँ, तो कैसा रिएक्शन आया लोगों की तरफ से या घर वालों की तरफ से? घर वालों की तरफ से तो बस ये था कि उनको लगा था 4-5 दिन का भूत है और उतर जाएगा। बाकी पब्लिक की तरफ से, स्कूल्स की तरफ से थोड़ी रेजिस्टेंस शुरू में फेस हुई थी कि आप खुद तो मेडिकल स्टूडेंट है, आपका कैरियर जो है वो सिक्योर है, लेकिन आप हमारे बच्चों को एक ऐसी साइंस पढ़ाना चाह रही हैं जिसकी हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है। तो एक ये रेजिस्टेंस भी फेस करने को मिली थी। लेकिन ये सब चीजें स्लो तब हुई थी जब मैंने अपनी पहली टेलीस्कोप जीती थी। अच्छा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक हमारे काम के साथ एक इंटरनेशनल अवार्ड का या टूर का कोई स्टैंप नहीं लग जाता तो हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते। बिल्कुल ऐसे तो मेरी एक्नॉलेजमेंट तब शुरू हुई थी जब मुझे मेरे काम के साथ इंटरनेशनल अवार्ड्स का स्टैंप लग गया था। लेकिन आपने भी बताया कि आपके घर वालों ने यही समझा कि 2-4 दिन का भूत है फिर उतर जाएगा, लेकिन उनको फिर 2-4 दिन बाद जब वो भूत नहीं उतरा तो उनको कन्विंस करना कितना मुश्किल था कि अच्छा मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ लेकिन मुझे ये भी करना है। मुश्किल होता है। मुश्किल था स्पेशली फॉर गर्ल्स। आई बिलोंग टू एन ऑर्डिनरी फैमिली और शुरू में ये था कि उनको मतलब प्रिपेयर करने के लिए, खुश करने के लिए आई यूज्ड टू डू घर के काम कि अच्छा मेरी वो आउटरीच है, मैंने अगर फ्राइडे को जाना है तो वेंसडे को अच्छे बच्चे बन जाओ, घर के काम करो, अपना रूम साफ रखो। मतलब आप सीधी हो जाती थी, हर चीज आपने करनी है ताकि आपकी मानी जाए। यस, मतलब यू हैव टू सेक्रीफाइस। मैंने डिसाइड किया होता था कि ठीक है ये काम मेरा प्रायोरिटी है, तो अगर मुझे आउटरीच में जाना है आई विल नॉट गो फॉर फ्रेंड्स हैंग आउट। तो कुछ चीजें जो है वो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो वाला चीज है। बिल्कुल। तो मुझे यूं नहीं बताइए, आपने एक्सप्लोरेशन नामी एक इदारा भी बना रखा है, इसका मकसद क्या है और इसके तहत आप क्या काम कर रही हैं? जी, जो मेरा इदारा है इसका नाम एक्सप्लोरेशन बाय यमुना है और इसके थ्रू मैं पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी और स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करूँ। ठीक है। ये ज्यादातर सेशंस जो हैं वो बच्चों के लिए होते हैं 6 to 14 years old, लेकिन जो टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन सेशंस हैं दे आर ओपन टू ऑल। कुछ सेशंस होते हैं जो पब्लिक के लिए भी ओपन होते हैं, लेकिन बाकी के सेशंस अगर हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवा रहे हैं या कोई और प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, स्पेस आर्ट के प्रोजेक्ट्स करवा रहे हैं, तो वो हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप कि हमें किस तरह अवेयरनेस बच्चों तक पहुंचानी चाहिए आज कल जो चल रहा है, और अगर आगे 5 या 10 साल देखे जाएं तो हम कहां पहुंच जाएंगे खलाई टेक्नोलॉजी में? क्या यहाँ पर इतना अवेयरनेस आ जाएगी, लोगों में एक्सेप्ट कर पाएंगे लोग? अवेयरनेस तो अब बहुत ज्यादा है। हाँ। जब मैंने शुरू किया था लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट नाउ स्पेस इज न्यू कूल, इट्स वेरी ट्रेंडी और बहुत लोगों में अवेयरनेस आ रही है इसके हवाले से। लेकिन आई वुड से कि हमारे यहाँ मजीद पब्लिक प्लेसेस होनी चाहिए। सॉरी, मजीद नहीं, हमारे यहाँ कोई पब्लिक प्लेस है जहाँ पे लोग जा सकें और मे बी चांद सितारे देख सकें, जैसे प्लैनेटेरियम्स और ऑब्जर्वेटरीज। तो ये चीजें पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे वो जाएं और इंस्पिरेशन ले सकें। ठीक है, मुझे बताइए यमुना कि आपके कोई सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपसे पूछ सकें, जिनका इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा हो रहा है हमारा ये सेगमेंट देख के, वो आपसे कांटेक्ट कर सकें? Yes, that is @ exploration by Yumna. So they can find me on
Facebook, Instagram, and on Twitter, it is SOC_exploration by Yumna. ठीक है, बहुत शुक्रिया। यमुना मजीद हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, खलाई टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही हैं और उनका अपना उन्होंने एक इदारा भी बनाया है और जो इस हवाले से काम कर रहा है और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा रहा है। जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं उन तक ये स्पेस के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंचा रहा है। यमुना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। आज के शो का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आपने अपना बेहद ख्याल रखना है और आपको पता है कि कोरोना के हवाले से हम रोज़ ब रोज़ आपको आगाह करते रहते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। जो दूसरी वेव है वो बहुत ज़्यादा अपना काम दिखा रही है, ये कह सकती हूँ मैं। तो आपने बाहर जाना है, ऑब्वियसली हर किसी को कोई ना कोई काम होता है बाहर जाने के लिए, तो आपने सिर्फ एहतियात करनी है और कुछ नहीं करना है। एहतियात करनी है, एहतियात में क्या करना है, आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मुझे आपने इजाज़त देनी है। कल दोबारा आपसे मिलेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।